हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेरिडिटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स बताऊंगी जिन्हें आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसके बाद ही ये चैप्टर क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की हेडलाइन से। तो व्हाट इज हेरिडिटी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब पेरेंट्स या बेबी बनता है तो जो गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, अगर देखा जाए तो हम लोग अपने पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सारे सेम है, 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, आइज भी है एक, और सब कुछ है जैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स से अलग दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज है जो पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होती है और उसे क्या वेरिएट, मतलब विभिन्न अलग करती है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा डिफरेंट करती है, वो चीज क्या है, उसके बारे में यहाँ पे इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दूं तो हेरिडिटी का मतलब होता है कि जेनेटिक कैरेक्टर, लैंग्वेज में जेनेटिक कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट बॉडी से ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग यहाँ पर आप पढ़ोगे या प्रोजेनी। ठीक है, प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग का मतलब है कि जिस जनरेशन है पेरेंट, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 सेल है, जैसे 2 सेल है, ठीक है, इनका हमने क्या किया, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया और फिर इसके बाद यहाँ पर बन गए बहुत सारी बेबीज। ठीक है, 2 से 3 सेल 4 सेल हो गई। तो यहाँ पर ये जो सेल पहले हम पढ़ते थे चैप्टर में, सेल रिप्रोडक्शन में सेल था, गैमेट था, फिर उसके बाद होता था। इस चैप्टर में क्या है, इसे हम मानेंगे पेरेंट जेनरेशन। हम यहाँ जेनरेशन चल लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे हमारी पेरेंट्स जो होते हैं, हम लोग उनके बाद होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम भी आगे चल के पेरेंट्स बनते हैं, हमारे बेबीज होते हैं, तो हम सब आपस में कहीं ना कहीं डिफरेंट हो रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो दुनिया बहुत बड़ी है, सबके कैरेक्टर सेम है, सबके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, आईज है, नोज है, लिप्स है, ईयर्स है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम सबसे अलग हैं। क्यों है? उसका रीजन ये है कि जैसे मानिए ये यहाँ पर पेरेंट है और इसके बाद यहाँ पर क्या है, इन्हें क्या कहेंगे, ऑफस्प्रिंग बोलिए या प्रोजेनी। ठीक है, तो जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर पहुंचते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर पहुंचते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी, जिसकी वजह से हम अपने पेरेंट्स से कुछ अलग दिखते हैं। उस स्टडी को कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 चीज हेरिडिटी को, सबसे पहले अगर हम आपको इस चैप्टर में आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, तो यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी का मतलब क्या है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। मतलब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के बाद हमें क्या आउटकम होता है भाई, बेबी। ठीक है, बेबी तो होता है। स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल सिमिलर डिजाइन, सारी चीजें सेम होती हैं। द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक आर रियलेबली इनहेरिटेड। इनहेरिटेड का मतलब होता है विभिन्नता, हिंदी में बोले तो अपने पेरेंट्स से हम क्यों विभिन्न अलग अलग क्यों हैं। अब यहाँ पर ये 2 टर्म्स हैं, ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर क्या है। तो आइए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले देखो, कैरेक्टर का मतलब होता है किसी भी इंसान का या किसी भी, मान लो प्लांट है, उसकी हाइट क्या है। ठीक है, हाइट हुआ, कलर हुआ, स्किन टोन हुआ। ठीक है, स्किन टोन, कोई लाइट कलर के होते हैं, कोई डार्क कलर होता है किसी का स्किन टोन। ठीक है, हाइट किसी की लंबी होती है, किसी की डॉर्फ होती है, किसी की सेमी डॉर्फ होती है। ठीक है, और इसके बाद जो होते हैं आपके, ये सारे क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर होते हैं। ठीक, अब ट्रेट्स की बात करते हैं। व्हाट इज ट्रेट? तो कैरेक्टर और ट्रेट्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। ट्रेट्स होते हैं जैसे हाइट है, ठीक है, हाइट भाई डिफरेंट टाइप की होती है, किसी की लंबी होती है, किसी की सेमी डॉर्फ होती है, किसी की डॉर्फ होती है। तो हाइट में जो विभिन्नता होती है, देखने को मिलती है वेरिएशंस, उन्हें कहते हैं ट्रेट्स। स्किन में भी वेरिएशंस देखने को मिलती है, किसी का लाइट कलर होता है, किसी का डार्क होता है, किसी का कम लाइट होता है, किसी का कम डार्क होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो वेरिएशंस आते हैं किसकी वजह से आते हैं, वो कहलाते हैं आपके ट्रेट्स। ठीक है, ट्रेट्स, जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो मेरे घर में लोग हैं, 8 लोग हैं, ठीक है, सबके 2 पैर है, 2 कान है, 2 कान है, 2 आंख है, 2 हाथ है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबके कैरेक्टर, हमारी जो फैमिली है उन सबके कैरेक्टर सेम है, लेकिन हाँ उनके ट्रेट्स डिफरेंट है। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी का स्किन कलर डार्क हो, किसी का लाइट हो, किसी का आइज का कलर डिफरेंट हो, ठीक है, किसी के लंबे हेयर हो, किसी के शॉर्ट हेयर हो। तो ये जो डिफरेंसेस आते हैं, ये वेरिएशंस आते हैं,
ठीक है। डिफरेंसेस वेरिएशन जो देखने को मिल रहे हैं ये किसकी वजह से, ये ट्रेट्स, इन्हें कहते हैं ट्रेट्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में ट्रेट्स का मतलब क्या है कि वेरिएशन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर सबके क्या है, सेम है। ठीक है, सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट वेरिएशंस, एक लैंग्वेज में बोले तो। अब आते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या है। यहाँ देखो डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा इन्होंने समझाया, जैसे ये ईयर्स इसके पास भी है, ईयर्स इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो ये इनका हो गया कैरेक्टर। ठीक है, अब इनके ईयर्स में देखिए क्या है, एक ईयर्स जो है ये फ्री है, कहाँ से, इनके चेक से, और दूसरा है जो यहाँ पे क्या है, अटैच है, यहाँ देखो अटैच दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, ये चीज फ्री है, तो ये क्यों है, ये आ गई ना, यहाँ पे वेरिएशंस आ गया, अलग अलग टाइप के हो गए, तो इसे कहते हैं हम ट्रेट। आपकी एनसीईआरटी ने इस ट्रेट्स को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ये जो दो डायग्राम में आपको दिख रहा है, कान दोनों है, वो कहलाएगा आपका कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर आपके ईयर्स में जो वेराइटीज, जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, वो है आपके ट्रेट्स। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब क्या है। What exactly do we mean by similarities and differences? We know that a child bears all the basic features of human being. हम सबको पता है कि जो चाइल्ड होता है वो सारे बेसिक फीचर्स, भाई ऐसा तो नहीं है इंसान का बच्चा इंसान जैसा ही तो पैदा होता है ना, सब कुछ सेम होते हैं कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि इंसान का था और हुआ कुछ और अजीब टाइप का, ऐसा नहीं होता है, सेम कैरेक्टर लेकर के ही बच्चा बॉर्न होता है। ठीक, हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक हिज पेरेंट, फिर भी अपने पेरेंट्स की तरह डिट्टो नहीं दिखता, कुछ अलग दिखता है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन सो अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, और जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है वहां पे तो भाई बहुत टाइप के वेरिएशन है। हम सभी को पता है कि इस दुनिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के विचार रखने वाले लोग हैं, है ना। तो पॉपुलेशंस क्या है हमारी, बहुत ज्यादा वेरिएशंस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। तो वो क्या है, सबसे पहला है रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारे जो मेंडल साहब थे इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट हैं, बड़े ही ज़्यादा इनकी जो थी बहुत पहुंच थी, तो इनके बारे में सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेंडल साहब के बारे में पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका कार्यकाल कहाँ से था, 1822 से लेकर के 1884, 1822 से 1884 तक का इन्होंने क्या किया था, इनका बॉर्न और डेथ का रेशियो था। उस बीच में इन्होंने क्या काम किया था, बड़े ही बहुत बड़े साइंटिस्ट थे ये अपने टाइम के। ठीक है, क्योंकि इनकी मैथ्स और साइंस बहुत अच्छी थी, दोनों पे इनका एक्सपेरिमेंट बराबर रहता था और बहुत ही सटीक एक्सपेरिमेंट था। लेकिन इनका एक बैड लक क्या था उस टाइम का, कि बेचारे जब तक जिंदा थे इन्हें खुशी नहीं मिली, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत प्रयास किया। इनके सारे एक्सपेरिमेंट आज की डेट में सफल माने जाते हैं, लेकिन जब ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के बता रहे दूसरे साइंटिस्टों को कि भाई ये चीजें मैं बता रहा हूँ इसको समझिए, लेकिन उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी बातों को डिनाइट कर दिया था। क्यों, क्योंकि ये साइंस और मैथ्स दोनों में मास्टर थे। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी कैरेक्टर पासिंग की, एक जनरेशन मतलब पेरेंट से जो बच्चों में जो कैरेक्टर जा रहे हैं, किसकी वजह से विभिन्नता आ रही, क्यों बच्चा डिफरेंट हो रहा है अपने पेरेंट से, तो उस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मैथ्स की थ्योरी लगा दी थी, जो कि साइंस के जो साइंटिस्ट थे उन्हें नहीं समझ में आई। उन्हें लगा कि यार ये तो बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करके इन्होंने धर दी है, कैसे समझेंगे, तो उस समय इनके एक्सपेरिमेंट को डिनाई कर दिया था, फेल हो गया था इनका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने और एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। फिर उसके बाद जब पता चला, फाइनल रिजल्ट ये निकला कि भाई जो आप कर रहे हो वो मेंडल साहब बहुत पहले करके जा चुके हैं। ठीक है, इनके कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने फिर सपोर्ट किया, फिर उसके बाद इनकी थ्योरी आई थी। तो मेन बेसिक बात अब हम यहाँ करते हैं कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में था क्या। ये तो पता चल गया कि भाई मैथ और साइंस दोनों के मास्टर साइंटिस्ट थे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, और इन्होंने बहुत पहले ही थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी, जो बाद में साइंटिस्टों ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। फिर बाद में जब पता चला कि मेंडल साहब क्या कर रहे थे, एक्चुअली इन्हीं के स्टूडेंट थे, इन्हीं की कॉलेज के, तो उन्होंने पता किया कि इस साइंटिस्ट ने ऑलरेडी बहुत साल पहले थ्योरी दे रखी है सारी। फिर उन साइंटिस्टों ने मेंडल साहब की बात को माना, उन्हें सम्मान दिया, और आज उनकी थ्योरी आप पढ़ रहे हो, इनके लॉस को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ेंगे इनके लॉस को, इन्होंने क्या कहा, कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसकी स्टोरी क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले इनका पढ़ते हैं, इसी में ही लिखा है, मेंडल वॉज एजुकेटेड इन द मोनेस्ट्री एंड वेंट ऑन टू स्टडी साइंस एंड मैथमेटिक्स at the University of Vienna.
फेलियर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट डिड नॉट सप्रेस, अपने एग्जाम में ये फेल हो गए थे इसलिए इन्हें टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला था। हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक क्विस्ट, ठीक है, साइंटिफिक, अब भाई आपको साइंटिफिक मतलब वो बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो भाई सर्टिफिकेट तो चाहिए। ही वेंट बैक टू हिज मोनेस्ट्री एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस, उन्होंने क्या किया, वापस अपने वहाँ पे लौट गए और उन्होंने क्या, उनके पीछे, घर के पीछे एक गार्डन था मोनेस्ट्री के पीछे, वहाँ पर उन्होंने मटर के पौधे उगाना शुरू किए। मैनी अदर्स हैड स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म एयरलायर, but Mendel blended his knowledge of science and mathematics and was the first one keep count to individual exhibiting a particular trait in each generation। इन्होंने क्या कर दिया था भाई, सारे साइंटिस्ट जितने थे इन्होंने मैथ और साइंस का मिक्सअप करके ऐसा ब्लेंडर मचाया था उस समय कि बाकी साइंटिस्टों की हवा डाउन हो गई थी, ठीक है। फिर दिस हेल्प हिम टू द अराइव टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इन्हीं के लॉज पे क्या भैया हेल्प मिली थी, काफ़ी हेल्प, और वाकई बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्पेक्टेड, आपको इन्हें उस नज़रिए से देखना है और इस चैप्टर को भी बहुत पढ़ना है क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया और लिटरली ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेज और बहुत ही कमाल के साइंटिस्ट थे। आज इन्हीं की ही वजह से हम लोग जो है साइंस की जो टेक्नोलॉजी है वो इतना आगे बढ़ पाई है, सारा योगदान जो है ये ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का है, ठीक है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, सबसे पहले आज ये बात करते हैं, ठीक। यहाँ पर ये जो आपकी थ्योरी दे रखी है, ये पूरी थ्योरी, इसको हम थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो मोनेस्ट्री थी उसके पीछे उन्होंने मटर के पौधे लगाए, ठीक। एक बार इन्होंने मटर की खेती करी, उसमें इन्होंने क्या गौर किया कि कुछ पौधे जो हैं वो लंबे हैं, कुछ पौधे छोटे हैं। तो उन्होंने जो लंबे पौधे थे और जो छोटे पौधे थे वो भाई इन्होंने कैरेक्टर मान लिया। मैंने बताया ना हाइट का जो होता है लंबा छोटा होना, ये क्या है, कैरेक्टर हो गई, हाइट कैरेक्टर है, ठीक। लंबे हैं, छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे, कुछ बहुत लंबे, तो इन्होंने इसको ट्रेट्स बोल दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वो जो लंबे और छोटे पौधे, जब इन्होंने देखा कि यार एक पौधा लंबा है एक पौधा छोटा है, तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि लाओ इस लंबे पौधे को उठाते और एक छोटे पौधे को उठाते। अब इनका कराते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है भाई, ह्यूमंस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, आगे की जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। प्लांट में क्या प्रोसेस होता है, पॉलिनेशन होता है, आगे की जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो इन्होंने 2 मटर के पौधे लिए, एक लंबा और एक छोटा, उसमें इन्होंने क्या कराया, पॉलिनेशन, ठीक, पॉलिनेशन कराया। फिर उसके बाद इन्होंने जब उसको पॉलिनेशन कराने के बाद जब उस पौधे की इन्होंने खेती करी तो इन्हें देखने को मिला कि भाई उस जनरेशन में जो थे F1 में तो इन्हें लंबे और छोटे दोनों मिले। फिर उन्होंने जब खेती करी तो देखा कि भाई सारे लंबे लंबे पौधे मिले। मतलब इनको एक चीज और डाउट लगी कि यार एक छोटा पौधा भी लिया था मैंने, एक लंबा पौधा भी लिया था, लेकिन इधर सारे पौधे लंबे मिले, एक भी छोटा पौधा नहीं है। तो इन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इन्होंने क्या किया, फिर से जो सारे लंबे पौधे जो दूसरी जनरेशन में, ये लिखा है ना, ये जो ऑल टॉल ऑफस्प्रिंग जो F1 जनरेशन में जो मिले थे, उसके बाद इन्होंने क्या किया, F2 जनरेशन वाले में, सॉरी ये जो F2 जनरेशन में जो मिले हैं ऑफस्प्रिंग मतलब है वही बच्चे या आप बोलो प्रोजेनी, ठीक, ये मिले। तो इनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो कि भाई यहाँ पर हमने एक शॉर्ट भी लिया था वो तो हमें यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, उठाया वापस से 1-2 पौधों को, एक इसको पकड़ा या एक इसको पकड़ा, ठीक, उठा के पटक दिया इन्होंने नीचे अगली जनरेशन में। अब करा दिया इन्होंने यहाँ पे इसका सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब अपने आप पॉलिनेशन होगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या देखा अगली जनरेशन में कि भैया प्लांट कुछ यहाँ पे बड़े मिले, एक छोटा मिला। मतलब 3 प्लांट ऐसे थे जो लंबे थे, एक दिख गया अब इन्हें छोटा। अब इनका यहाँ पे दिमाग हो गया खराब कि ऐसा क्या था जो उस F1 जनरेशन में ट्रांसफर हुआ लेकिन हमें दिखा नहीं, और वापस से मैंने जब F2 जनरेशन को फिर से वापस से क्या पॉलिनेशन कराया तब वो कैरेक्टर सामने आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो गई कि जैसे आपके पेरेंट्स, जैसे मान लो दोनों शॉर्ट हैं या दोनों टॉल है, ठीक है, और हो सकता है आपकी हाइट छोटी रह जाए, तो अब आप ये कहोगे कि मेरे मम्मी पापा तो दोनों लंबे थे, मैं छोटा रह गया, ठीक। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि आपके जो पेरेंट्स थे उनके कैरेक्टर आप में गए नहीं,
उनसे पहले पीढ़ी के, हो सकता है आपके पापा के जो पापा मम्मी थे वो शॉर्ट हो, तो एक कैरेक्टर उनके पापा में आपके आ गया और वो आपके पापा में एक्टिवेट नहीं हुआ, वो अगली जनरेशन में, मतलब आप जिस जनरेशन में आए हो आपके ऊपर एक्टिवेट हो गया। तो इस थ्योरी में भी वही चीज है कि यहाँ पर जो टॉल और शॉर्ट का जब इन्होंने पॉलिनेशन कराया था तो शॉर्ट प्लांट यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, यहाँ नहीं दिखा। यहाँ पे वापस से इन्होंने जब F2 जनरेशन के जो दो पौधे थे उसका फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तब इन्हें यहाँ पर एक टॉल प्लांट दिख गया। तब इन्होंने बताया कि भाई जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से विभिन्नता आती है। ठीक है, तो इन्होंने अब यहाँ पर इन्होंने दो चीजें बताई, एक को नाम रखा। अब इन्होंने कहा कि यार ये सब चीजें तो ऐसे तो समझाना मुश्किल हो जाएगा कि भैया हमने कराया था F1 में सारे लंबे मिले, F2 में एक छोटा मिला, तो ये जो छोटा मिला ये क्यों मिला, ऐसी क्या चीज थी इसके पास जो इनके पास है इसके पास नहीं है, ऐसा कौन सा कैरेक्टर आया इधर जो इधर नहीं आया। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने एक का नाम रख दिया डोमिनेंट, एक का नाम रखा रिसेसिव। ठीक है, यहाँ पर जो थे आपके मेंडल उन्होंने नामकरण भी कर दिया कि भैया एक को डोमिनेंट बोलो एक को रिसेसिव। डोमिनेंट वो कैरेक्टर होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब दिखाए, बाहर आ जाए। ठीक है, रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को नहीं दिखा पा रहा है, छुपा रुस्तम बने बैठा है। ठीक है, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम में दोनों को मौका मिला था ना, कैपिटल टी को भी रेस में दौड़ा है, स्मॉल टी को भी, लेकिन यहाँ जीता कौन, कैपिटल टी। तो जो भैया जो जीतता है वो कहलाएगा डोमिनेंट, जो अपने आप को शो कर रहा है, और जो नहीं कर पा रहा है फर्स्ट जनरेशन में F2 में वो कहलाएगा रेसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर जो ट्रांसफर हो रहे थे वो क्या हो गए आपके डोमिनेंट और रेसेसिव। ठीक, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी को इन्होंने क्या बोल दिया, अब इन्होंने यही भाषा में बोला। सबसे पहले इन्होंने ये जो ये देख रहे हो आप कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका नाम इन्होंने रखा था फैक्टर, कि ऐसा कोई फैक्टर है जो दूसरी जनरेशन में जा रहा है। फिर जब आगे चल के पता चला तो इस फैक्टर को ही इन्होंने नाम दे दिया जीन। ठीक है, कि भाई पेरेंट में जो जीन होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं और खुद को क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जीन डोमिनेंट होता है वो खुद को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दिखाएगा, और जो रिसेसिव होगा वो क्या छुपा बैठा रहेगा, लेकिन वो रहेगा। हो सकता है उसकी अगली जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग या जो भी बच्चे होते हैं उनमें वो जीन एक्टिवेट हो जाए और अपने कैरेक्टर को शो करे। ठीक है, तो यहाँ पर जीन का ट्रांसफर होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, और अपने कैरेक्टर को दर्शाना, कैरेक्टर मतलब अपनी हाइट को दर्शाना या अपने कलर को दर्शाना। ठीक है, ये सब क्या है, कैरेक्टर। तो जीन का ट्रांसफर होना ही तुम्हारा क्या कहलाता है, मतलब तुम्हारे इनहेरिटेंस का क्या था या तुम्हारे वेरिएशंस का क्या कारण बना, जीन। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडल साहब ने अपनी थ्योरी एक्सप्लेन कर दी थी इस पे मटर के पौधे पर लेकर के। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छे से सक्सेसफुल रहा। उसके बाद कुछ इन्होंने लॉज दिए और भी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। तो फिलहाल इस चैप्टर में इतना ही रखते हैं, उसके बाद इनके आगे आने वाले लॉज कैसे हैं और कैसे जो आपके जीन्स होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं अगले जनरेशन में, उसको भी पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन। कंट्रास्टिंग मतलब जो दूर से देख के आपको, कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि भाई देखते एक झलक में पता चल जाए हाँ ये लंबा है ये छोटा है। ठीक है, तो ऐसे कैरेक्टर उन्होंने लिए थे, या कलर देख कर डिफरेंस, मतलब जिसमें आप इजिली देख करके हाँ पता लगा लो कि हाँ भैया ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया आपको 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। ठीक, क्या क्या था, पीस, गार्डन पीस, राउंड व्रिंकल शीट मतलब गोल और झुर्रीदार शीट, टॉल शॉर्ट प्लांट, व्हाइट और वॉयलेट फ्लावर्स, ये 3 कैरेक्टर आपकी बुक में दिए हैं। वैसे 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर थे। ही टुक पी प्लांट्स विद डिफरेंट कैरेक्टर, उन्होंने पी प्लांट को ही लिया था, उन्होंने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर ले लिए थे। और टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट प्रोड्यूस्ड प्रोजेनी बाय क्रॉसिंग देम। प्रोजेनी का अर्थ है प्लांट में प्रोजेनी हो, ऑफस्प्रिंग हो, कुछ भी ऑफस्प्रिंग लेगा मतलब आगे आने वाले कैरेक्टर, प्रोजेनी है तो भी आगे आने वाले कैरेक्टर, मतलब ये मानो सिंपल लैंग्वेज में प्रोजेनी बोले या आपको ऑफस्प्रिंग बोले, कहने का मतलब ये है कि उसके बच्चे। ठीक है, जो पहली जनरेशन है वो आपके पेरेंट है, इसको मान लो भैया ये इसके पेरेंट्स हैं, ये कहलाएंगे आपके पेरेंट, और ये कहलाएंगे आपके ऑफस्प्रिंग, मतलब पेरेंट से बच्चे हुए। ठीक, या उसको आप बोलो प्रोजेनी। By crossing them and calculate the percentage of tall और short progeny। अब इन्होंने यहाँ पे टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी इसलिए बेटा बोल रहे क्योंकि ये बेबी प्लांट है। ठीक है, छोटे छोटे प्लांट है, इसलिए इन्हें प्रोजेनी बोल रहे, ट्री नहीं बोल रहे या प्लांट नहीं बोल सकते। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली जगह
देयर वेयर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक इन द फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे कोई कैरेक्टर इन्हें देखने को नहीं मिला था जनरेशन ऑफ F1 प्रोजेनी। नो मीडियम हाइट प्लांट, किसी भी तरह का मीडियम हाइट प्लांट नहीं। ऑल प्लांट वेयर टॉल, सारे क्या थे? टॉल। F1 में सारे कितने थे? टॉल प्लांट, ठीक। दिस मीन्ड डैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वॉज सीन, इसका मतलब सिर्फ एक पेरेंटल ट्रेट पहले क्या यही था, ठीक है, जो एक भैया लंबा है, छोटा है, उससे छोटा है, उससे बड़ा, ये सब क्या ट्रेट्स है ना। हाइट क्या है? तुम्हारी कैरेक्टर है। तो यहाँ पर क्या है इनका ट्रेट्स जो था, पेरेंटल ट्रेट्स, मतलब एक लंबा और एक छोटा जो था, वॉज सीन नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, इसमें इनका कोई मिक्सचर नहीं देखने को मिला कि भैया एक लंबा एक छोटा था, उसके बीच का कोई देखने को मिला हो इन्हें कि भाई एक टॉल एक डॉर्फ है तो सेमी डॉर्फ प्लांट तो नहीं देखने को मिला, ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट्स ऑफ द पेरेंटल जनरेशन। कहने का मतलब ये था कि कैसे सारे प्लांट जो टॉल हैं ये F1 जनरेशन के एक प्लांट से मैच खा रहे, लेकिन एक शॉर्ट वाला जो लिया था वो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या था, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट हिज बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट्स एंड दीज F1 टॉल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। रिप्रोड्यूस मतलब फिर से रिप्रोडक्शन कराया गया इनका सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। फिर क्या मिला हमें यहाँ, द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स all tall. However, the second generation of F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall. Instead, 1/4 of them are short. यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो, एक क्या छोटा था, ठीक। दिस इंडिकेट, अब यहाँ से पता चला, इंडिकेट दैट बोथ द टॉलनेस एंड शॉर्टनेस ट्रेट वेयर इनहेरिटेड इन F1 प्लांट। इसका मतलब भैया कुछ ऐसा था जो F1 जनरेशन में उस प्लांट के पास आया था। वो क्या था, जब क्रॉस कराया गया तो ये जीन आ गया था स्मॉल टी वाला, लेकिन ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। जब इसको वापस से हमने कराया तब उसके बाद एक जो था उसने एक्सप्रेस कर लिया, but only the tallness trait was expressed, ठीक है। This lead Mendel to propose that 2 copies of factor now called gene, आज की भाषा में मेंडल ने जब यूज की थी भाषा उस समय उन्होंने इसको फैक्टर नाम दिया था, लेकिन आज की भाषा में इसे क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक। कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, दीज टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। क्या परसेंटेज है, पैटर्न ऑफ द इनहेरिटेंस कैन बी वर्क आउट विद दिस असम्पशन, ठीक है। इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है इसके असम्पशंस तो दे वो क्या यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक पैटर्न बनाने के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इन दिस explanation both capital T and small t are tall plants while only small t is a short plant. In other words, a single copy of capital T is enough to make the parent tall. सिर्फ एक कॉपी T की क्या काफी थी क्या टॉल करने के लिए, ठीक है। While both copies have to small t for the plant to be short, traits like कैपिटल टी आर कॉल्ड डोमिनेंट, ठीक है। कैपिटल टी को उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट्स बोल दिया था, वाइल दोज दैट बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा था वो डोमिनेंट कहलाया, जो नहीं कर पा रहा था वो रिसेसिव कहलाया। वर्क आउट विच ट्रेट वुड बी कंसाइडर्ड डोमिनेंट और एंड विच वन रिसेसिव इन फिगर 8.4, ठीक है। फिगर 8.4 ये दिया हुआ है फिगर, ये पेरेंट जनरेशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर तुम्हें पूछा जाएगा तो भाई टॉल और डॉर्फ डोमिनेंट कौन सा है आपका, ये जो दिया है पर्पल वाला, और ये क्या है ग्रीन, ठीक है। पर्पल फ्लावर है और एक यहाँ पे इनका क्रॉस पॉलिनेशन करा है फर्स्ट F1 जनरेशन में, सारे पर्पल हुए। फिर उसके बाद इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो 3 पर्पल मिले, 1 मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, पर्पल कलर क्या है तुम्हारा डोमिनेंट और ये क्या है रिसेसिव, ठीक है। अब इसके बारे में जो है आगे आने वाले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो समझ में आई है, आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ऐसे ही हेल्पफुल और चीज़ों को ईजिली वे में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।